नमस्कार। बुनियादी बातें के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम दुनिया भर की बातें करते हैं, साइंस की, हिस्ट्री की, सोसाइटी की, लेकिन हमेशा करते हैं बुनियादी बातें। आज हम बात करेंगे इक्वालिटी की, समता या बराबरी की। रुकिए, वीडियो बंद मत करिए। अगर आपको लगता है कि इक्वालिटी इतनी ऑब्वियस सी चीज है कि इसके बारे में बात करने की, सोचने की, पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो यकीन मानिए आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। और अगर अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है, तो इस छोटे से वीडियो से हो सकती है। इक्वालिटी क्या है? परिभाषा एक तरह से तो आसान लगती है कि सभी लोग बराबर हैं, लेकिन थोड़ा और सोचिए कि लोगों के बराबर होने का क्या मतलब है? क्या सब लोग एक जैसे हैं? इसका जवाब ऑब्वियस ना है। इक्वालिटी समानता नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी लोग समान नहीं होते। यहां से मामला कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, क्योंकि इक्वालिटी की परिभाषा इतनी ऑब्वियस नहीं रह जाती। तो परिभाषा की जगह हम कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं, जहां हम इक्वालिटी की, बराबरी की बात करते हैं। पहले उदाहरण के लिए इमेजिन कीजिए किसी पुरानी हिंदी फिल्म के हीरो की भारी भरकम आवाज में ये डायलॉग कि कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। क्या मतलब है इसका? एक क्राइम का उदाहरण लें तो अगर एक इंसान किसी दूसरे का खून करता है, तो उसके लिए हमारे कानून में सजा नियत है। मान लीजिए कि उसकी सजा उम्र कैद है। तो मुजरिम अमीर हो या गरीब, जिसका कत्ल हुआ है वो अमीर हो या गरीब, मुजरिम की सजा यही होनी चाहिए। इसमें ज्यादा लोगों को आपत्ति तो नहीं होती। इक्वालिटी का ये मतलब सबको समझ में आता है और सही भी लगता है। एक थोड़ा अलग उदाहरण लेते हैं, चोरी का। मान लीजिए कि चोरी की सजा यह है कि मुजरिम को चोरी किया हुआ सामान या उसका दाम वापस करना होगा, और साथ में कुछ और हर्जाना भी भरना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे जेल जाना होगा। अब मान लीजिए कि किसी ऐसे गरीब आदमी ने, जो कि भूख से मर रहा हो, एक बहुत ही अमीर आदमी के घर से थोड़ा खाना चुरा कर खा लिया। उस अमीर आदमी के घर पर इतना खाना था कि अगर ये चोर रंगे हाथों पकड़ा न जाता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि थोड़ा खाना चुराया गया है। लेकिन यह चोर पकड़ा गया। खाना तो उसने खा लिया है, वह वापस हो नहीं सकता, और गरीब है, खाना चुराने की नौबत आ गई तो पैसे उसके पास है नहीं। फिर वह दाम या हर्जाना तो क्या ही भरेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। क्या इस उदाहरण में आपको थोड़ी थोड़ी कसमसाहट सी होती है? मुझे होती है, कई लोगों को होती है। कुछ तो है जो सही नहीं लगता कि एक भूख से मर रहे आदमी को हम और सजा दे रहे हैं। चोरी के खिलाफ वो जो सजा है वो तो ठीक ही लगती है, और अगर कानून के सामने सब बराबर हैं तो सबको एक ही सजा मिलनी भी चाहिए। फिर हम क्या मिस कर रहे हैं यहाँ? क्यों सही नहीं लगता एक भूखे इंसान को खाना चुराने की वजह से जेल भेजना? मिस हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर परिस्थितियों की इक्वालिटी के बिना नियमों की इक्वालिटी बेमानी हो जाती है। चोरी के खिलाफ जो कानून बनाया गया वो ये सोचकर बनाया गया कि लोग लालच की वजह से दूसरों की संपत्ति चुराना चाहेंगे। उसमें इस परिस्थिति के बारे में नहीं सोचा गया कि चोरी का कारण सिर्फ लालच नहीं, विवशता भी हो सकती है। लेकिन थैंकफुली ओवरऑल हमारा समाज, हमारा संविधान और हमारा कानून इतना अंधा नहीं है। वह विवशता को समझता है। उसके लिए उसने चोरी के खिलाफ कानून तो नहीं बदले, लेकिन परिस्थितियों की विषमता को समझते हुए गवर्नमेंट को गरीबी उन्मूलन की और गरीबों के कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे कोई परफेक्ट सॉल्यूशन निकला हो या नहीं, लेकिन अभी हम सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे। अभी इस उदाहरण का मकसद ये समझना था कि इक्वालिटी या समता उतनी आसान और सीधी चीज नहीं है जितनी हमें पहली नजर में लगती है। अगर हम परिस्थितियों की विषमता को एड्रेस नहीं करेंगे तो सिर्फ एक जैसे कानून लगाने से इक्वालिटी नहीं होगी। लेकिन कॉम्प्लिकेशन अभी और भी है। परिस्थितियों की इक्वालिटी भी आसान विचार नहीं है। क्या मतलब होगा परिस्थितियों की इक्वालिटी का? सबके पास बराबर पैसे, बराबर सामान, एक ही तरह का परिवार, एक ही तरह के दोस्त, एक ही तरह का खाना, एक ही तरह के कपड़े होने की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इम्प्रैक्टिकल ही नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। लोग हमेशा एक ही तरह की चीज नहीं चाहते हैं। ऐसी इक्वालिटी तो गले की फांद हो जाएगी। तो परिस्थितियों की इक्वालिटी या समता भी परिस्थितियों की समानता नहीं हो सकती। तो फिर क्या मतलब है समता का, इक्वालिटी का? ये डिस्कशन हमें इक्वालिटी के मामले में एक फंडामेंटल आइडिया पर लाता है। इक्वालिटी या समता का मतलब समानता नहीं होता, इसलिए लोगों के बीच डिफरेंसेस होने से इनइक्वालिटी नहीं आती। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी का सोर्स क्या है। किस चीज की
इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। कुछ स्पेसिफिक तरीके के डिफरेंसेस इंसान को अपने जीवन को डिग्निटी और कंफर्ट से जीने की क्षमता को, जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता को, अपनी फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स की रक्षा कर सकने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस से ये फंडामेंटल इनइक्वालिटी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इनइक्वालिटी उस इंसान के अंदर नहीं होती जिसे इक्वालिटी नहीं मिल रही। इनइक्वालिटी सिस्टम में होती है। इंसान समान तो नहीं ही होते हैं, इंसानों में डिफरेंसेस होते हैं। इनइक्वालिटी तब आती है जब सिस्टम उनमें से कुछ डिफरेंसेस को रिवॉर्ड करता है या पनिश करता है। इनइक्वालिटी सिस्टम में होती है, इसलिए इनइक्वालिटी गलत है और हम इक्वालिटी चाहते हैं। ऐसे सोचिए कि एक ही उम्र के एक बच्चे की हाइट 4 फीट और दूसरे की 4 फीट 2 इंच है। ये डिफरेंस है, लेकिन एज सच इनइक्वालिटी नहीं। लेकिन अगर स्कूल में टीचर्स को लंबे बच्चे पसंद हैं, इसलिए वो 4 फीट 2 इंच वाले बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दें और 4 फीट वाले बच्चे की पढ़ाई इग्नोर करें और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इस सिचुएशन को ऐसे ही चलने दे, तब हमारे सामने हाइट इनइक्वालिटी की समस्या आती है। अब अगर कई सालों, दशकों, सदियों से यही सिस्टम चल रहा है हर स्कूल में कि टीचर्स लंबे बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो लंबे बच्चे बेहतर परफॉर्म करेंगे। पेरेंट्स को और पूरे समाज को ये लगेगा कि बच्चे पढ़ाई में कितने तेज हैं, वह इससे पता चलता है कि वे कितने लंबे हैं। तो छोटे बच्चों पर लोग पहले ही गिव अप कर देंगे। हो सकता है उनकी पढ़ाई भी जल्दी छुड़वा दें। छोटे बच्चे भी ये सोचेंगे कि उनके अंदर कुछ कमी है, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस उस वजह से भी नीचे जाएगा। जब यह जिन पेरेंट्स के लंबे बच्चे हैं, वो उनकी पढ़ाई पर स्कूल के बाहर भी ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये सब नहीं किया जाएगा। अब पढ़ाई की परफॉर्मेंस का असर आगे के जीवन पर भी पड़ता है। पढ़ाई में बेहतर करने वाले लोगों को आगे जॉब्स भी आसानी से मिलेंगी और बेहतर जॉब्स मिलेंगी। जो लोग आज किसी जॉब के लिए हायर हो रहे हैं, कल को वही दूसरे लोगों को हायर भी करते हैं। तो ज्यादातर जॉब्स में अगर लंबे लोग लिए जाते हैं, तो उसमें नए लोगों को हायर करने वाले लोग भी लंबे होंगे और उन्होंने ये इंटरनलाइज कर लिया होगा कि लंबे लोग ही उनकी जॉब के लिए बेहतर है। तो आगे भी उन जॉब्स में लंबे लोगों को फायदा मिलेगा। अब अगर हम इस बात पर ध्यान ना दें कि यह सिचुएशन सदियों से चलती आ रही एक प्रोसेस का नतीजा है और सदियों से चलती आ रही प्रोसेस पर हम प्रायः ध्यान नहीं ही देते हैं, तो हमें क्या दिखेगा? हमें नंबर्स में और अपने चारों ओर की दुनिया में ये दिखेगा कि लंबे लोग बचपन में पढ़ाई में अच्छा करते हैं और आगे जिंदगी में भी सफल होते हैं। तो ये मानना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा कि लंबे लोग बेहतर हैं और अपनी नेचुरल क्वालिटीज की वजह से ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तभी तो वो पढ़ाई से लेकर जॉब्स तक में बेहतर करते हैं। हमें इनइक्वालिटी दिखेगी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, इनइक्वालिटी सिस्टम में होती है। इस केस में स्कूल के सिस्टम में है और हम सब सिस्टम का पार्ट होते हैं। जो चीज हमेशा से ऐसी ही रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ये हमें नहीं दिखता और हम काफी कॉन्फिडेंट होते हैं इस विश्वास में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एविडेंस नंबर से भी और हमारे आसपास के एक्सपीरियंस और स्टोरीज से भी यही जताता है कि जो सिचुएशन है वो नेचुरली सही है। मेरे उदाहरण में हमें ये लगने लगता है कि लंबे लोग नेचुरली बेहतर हैं। दो बातें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इनइक्वालिटी की समस्या को वास्तव में नहीं समझ पाते। पहली वजह अभी तो ऑब्वियस हो गई होगी कि छोटे बच्चों का खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस सदियों से डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। तो जो स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है लंबे और छोटे लोगों में, वो उनके इनहेरेंट डिफरेंसेस की वजह से नहीं है, बल्कि सिस्टम की वजह से है। लंबे लोगों को एक सिस्टमिक एडवांटेज है और छोटे लोगों को एक सिस्टमिक डिसएडवांटेज। ये सिस्टमिक वर्ड याद रखिएगा। इक्वालिटी को समझने के लिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं वह ये है कि समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि छोटे लोगों की एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो गई। समस्या ये भी है कि लंबे होने और एकेडमिक परफॉर्मेंस का जॉब मिलने और जॉब में बढ़िया परफॉर्म करने पर अनड्यू असर पड़ता है। पहला तो ये कि अगर डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद किसी छोटे व्यक्ति का एकेडमिक परफॉर्मेंस एक लंबे व्यक्ति के बराबर या उससे ज्यादा भी है, तो भी हायर करने वाले लोगों के अंदर छोटे व्यक्तियों के बारे में एक बायस है। तो चांसेस हैं कि उन्हें इस परिस्थिति में भी जॉब नहीं मिलेगी। वो बराबर परफॉर्मेंस वाले या कभी कभी कम परफॉर्मेंस वाले लंबे लोगों के पास चली जाएगी। दूसरे, ये असम्पशन ही अक्सर सही नहीं होता कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होने का मतलब है कि जॉब के लिए भी वही व्यक्ति बेहतर है। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर हायर करना आसान है,
इसलिए अगर हमारे पास जॉब सूटेबिलिटी के लिए बेहतर टेस्ट होता तो हमें पता चलता कि कुछ लोग वाकई अच्छा एकेडमिक परफॉर्मर होने के अलावा जॉब के लिए भी बेहतर हैं, लेकिन कई और लोग जो एकेडमिकली उतने अच्छे नहीं भी हैं वे भी जॉब के लिए उतने ही या शायद ज़्यादा ही सूटेबल हैं। तो अगर जॉब सूटेबिलिटी इंडिपेंडेंटली जज की जाती तो छोटे लोगों के खिलाफ जो एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन है वह शायद जॉब्स में पास नहीं होता। लेकिन सिस्टम्स अनफॉर्चुनेटली उतनी रैशनली काम करते नहीं हैं। तो सिस्टमिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कई लेवल्स पर रीइंफोर्स होते रहते हैं। फाइनली जब सिस्टम ऐसा है तब अगर किसी ने फिगर आउट कर भी लिया कि जॉब्स की सूटेबिलिटी किसी और तरीके से जज की जा सकती है और उसे इम्प्लीमेंट कर भी दिया, तब भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की समस्या खत्म नहीं हो जाती। क्यों? उसके लिए हमें देखना होगा कि जॉब लगने के बाद किसी के लिए जॉब के अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है। किसी भी जॉब में आप वैक्यूम में काम नहीं करते। आप कंपनी पर, अपने कोलीग्स पर बहुत तरह के सपोर्ट के लिए डिपेंड करते हैं। तो किसी भी वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज के लिए ये सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। इन सपोर्ट सिस्टम्स में भी अजम्पशंस होते हैं कि किस तरह के एम्प्लॉयज हायर हो रहे हैं। अगर आप दूसरे तरीके के लोगों को ले भी आएंगे तो ये सपोर्ट सिस्टम उनके लिए काम नहीं करेंगे। सपोर्ट सिस्टम का सबसे सिंपल उदाहरण है नए एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तरह के बैकग्राउंड से आने वाले एम्प्लॉयज के लिए तैयार किया गया है तो वह दूसरे तरह के एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए जिस जॉब की हम बात कर रहे हैं अपने उदाहरण में, उसमें अप्लायंसेस के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इसके लिए दो तरह की स्किल्स चाहिए, एक अप्लायंसेस को समझना और दूसरा लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होना। अब अगर इस कंपनी ने हमेशा अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस वाले लोगों को हायर किया है तो शायद उन्हें हमेशा ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने पढ़ाई के दौरान लैंग्वेज स्किल्स एक्वायर कर ली है। उन्हें अप्लायंसेस के ऊपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि छोटे लोगों के खिलाफ एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करने के लिए किसी ने ये फिगर आउट किया कि जो लोग एकेडमिकली अच्छे नहीं भी हैं या जिन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं भी की है, अगर उन्होंने ऐसी जगहों पर काम किया है जहां अप्लायंसेस बेचे जाते हैं तो वे अप्लायंसेस का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला काम भी अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए कि कंपनी में किसी बड़े आदमी को ये बात पसंद भी आ गई और अगली बार एकेडमिकली अच्छे लोगों के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे लोगों को भी हायर कर लिया जिन्होंने सही जगहों पर काम किया हुआ हो। लेकिन किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि इन लोगों से अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए अप्लायंस ट्रेनिंग थोड़ी कम देकर भी काम चल जाएगा, लेकिन लैंग्वेज ट्रेनिंग इनको देनी पड़ेगी। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर आने वाले लोगों को एकदम उनके लिए टेलर्ड ट्रेनिंग मिली। जहां वे कमजोर थे उन्हें मजबूत बनाया गया। लेकिन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर आने वाले लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं मिली। तो हमें शर्लक होम्स होने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि कौन सा ग्रुप बेहतर परफॉर्म करेगा। और फिर लोगों को लगेगा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस ही सही क्राइटेरिया है और सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन और भी मजबूत हो जाएगा, इनइक्वालिटी और भी दृढ़। अगर दिमाग घूम गया हो, मेरा ये एपिसोड लिखने में घूम गया था, तो प्लीज़ वीडियो में पीछे जाकर इसे दोबारा सुने। इसलिए नहीं कि आपको एक एक आर्ग्यूमेंट याद करना है, बल्कि इसलिए कि आप ये अप्रिशिएट कर सके कि सिस्टमिक इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा मजबूत होती है, वो कितने लेवल्स पर रीइंफोर्स होती रहती है और उसे ख़त्म करने के लिए कितने लेवल्स पे चीज़ें सही करनी होंगी और कैसे हर स्टेप पर लोगों को फिर भी लगता रह सकता है कि इनइक्वालिटी है नहीं और जो इनइक्वालिटी दिखती है वो नेचुरल है, लोगों के अंदर कमी है इसलिए वे पीछे रह गए हैं, जो कि गलत अंडरस्टैंडिंग है। मैंने हाइट इनइक्वालिटी का ऑफ कोर्स बिल्कुल मनगढ़ंत ऑलमोस्ट कॉमिकल उदाहरण लिया है और इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी चीज़ें बिखरी हुई हैं हर जगह हमारे समाज में और एक्चुअल प्रोसेस कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए आसानी से दिखती नहीं। ऐसी ही प्रोसेसेस की वजह से हमें कास्ट, जेंडर, क्लास, रेस इत्यादि की इक्वालिटी के बारे में बात करनी पड़ती है और उन पर काम करना पड़ता है। मूल समझने वाली बात ये थी यहाँ कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट और इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम सिस्टमिक है। मैंने आपको ये सिस्टमिक वर्ड याद रखने को कहा था। इनइक्वालिटी इंसान के अंदर नहीं होती, सिस्टम में होती है और सिस्टमिक प्रॉब्लम अक्सर ही इनविजिबल हो जाती है। हमें एक पर्टिकुलर तरीके के सिस्टम की आदत है जिसके कहे अनकहे नियम हमें नेचुरल लगते हैं,
तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हजारों तरीके से ये सिस्टम दूसरे लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है। सिस्टमिक के अलावा ये नेचुरल वर्ड भी याद रखिएगा। बहुत सारी इनइक्वालिटी नेचुरल होने के नाम पर जस्टिफाई की जाती हैं। लड़कियां नेचुरली घर के कामों में अच्छी होती हैं या फिर एचआर रोल के लिए नेचुरली सूटेबल होती हैं। लड़के नेचुरली मैथ्स में अच्छे होते हैं, नेचुरली मशीन्स के साथ काम कर सकते हैं। इस कास्ट के लोग नेचुरली पढ़ने में अच्छे होते हैं, उस कास्ट के लोग नेचुरली बिजनेस में अच्छे होते हैं, और किसी और कास्ट के लोग नेचुरली लेजी होते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, वगैरह वगैरह। घंटा नेचुरल नहीं होती इनमें से ज्यादातर चीजें। ये नेचुरल चीजें वैसी ही हैं जैसे मेरे उदाहरण में लंबे लोग नेचुरली पढ़ने में बेहतर थे और लंबे लोग नेचुरली जीवन में ज्यादा सफल। ये सब कुछ भी नेचुरल नहीं था, ये सब सिस्टम की उपज थी, और सिस्टम नेचुरल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे सिस्टम्स, परिवार, समाज, कास्ट, क्लास, स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट्स, वर्क प्लेसेस और उनके नियम, संविधान और कानून व्यवस्था, रिलीजन, कुछ भी नेचुरल नहीं है। ये सब हम इंसानों के बनाए हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम्स कई तरह की सिस्टमिक, कंप्लीटली अननेचुरल, अनजस्टिफाइड इनइक्वालिटी को नेचुरल अज्यूम करते हैं और जाने अनजाने उन्हें रीइंफोर्स करते रहते हैं। एपिसोड खत्म करने से पहले दो और चीजें डिस्कस करना चाहूंगी। पहली ये कि कई लोगों को जब मैं ये बोलती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ क्योंकि मैं जेंडर इक्वालिटी में भरोसा रखती हूँ, तो वो बड़े स्टाइल से जवाब देते हैं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, इक्वलिस्ट हूँ, मैं सबकी इक्वालिटी में भरोसा रखता हूँ। अगर आप इक्वलिस्ट हैं तो आप एक मीनिंगलेस चीज में भरोसा रखते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने इस एपिसोड में देखा, इक्वालिटी का कोई मीनिंग ही नहीं होता जब तक हम ये ना बताएं कि इनइक्वालिटी का सोर्स क्या है। इसलिए इक्वलिस्ट होने का कुछ मतलब नहीं होता, या सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं चाहते। तो मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मैं जेंडर इक्वालिटी में भरोसा रखती हूँ, मैं कास्ट इक्वालिटी में भी भरोसा रखती हूँ, मैं रेस, नेशनलिटी और कई और तरह की इक्वालिटी में भरोसा रखती हूँ। जो एक चीज मैं नहीं हूँ वो है इक्वलिस्ट, क्योंकि इक्वलिस्ट होना मीनिंगलेस है। इक्वलिस्ट होना किसी तरह की इक्वालिटी में भरोसा रखना नहीं है। और इससे हम दूसरी बात पर आते हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। फेनेटिकली इक्वलिस्ट लोग और कई तरह के वेल इंटेंशन लोग भी आराम से इसलिए कह देते हैं कि वे इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि इनइक्वालिटी एक्सेप्शन है। अगर मैंने एक्टिवली किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया तो मैं इक्वालिटी को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटी एक्सेप्शन नहीं है। इक्वालिटी की बात ही इसलिए करनी पड़ती है कि इनइक्वालिटी सिस्टमिक है और इसलिए नॉर्म है। अगर इनइक्वालिटी एक्सेप्शन होती तो वो क्राइम के जैसे होती, कि अगर आप अपना काम सिस्टम्स के नियम से कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल नहीं हैं। नॉर्मली लोग क्रिमिनल नहीं होते हैं। कुछ लोग एक्टिवली क्राइम करते हैं, तो क्राइम को केस बाय केस लीगल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। इनइक्वालिटी अगर क्राइम की तरह एक्सेप्शन होती तो वैसे ही इनइक्वालिटी के केसेस क्लियर होते और केस बाय केस हैंडल हो जाते। लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटी सिस्टमिक है, अगर आप अच्छे बच्चे की तरह हर तरह के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आप इक्वालिटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सिस्टम की सारी इनइक्वालिटीज के साथ खड़े हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। इक्वालिटी को सपोर्ट करने का मतलब है कि आप सबसे पहले सिस्टम की इनइक्वालिटीज को पहचानते हैं और उसे बदलना चाहते हैं, और आइडियली इसके लिए नॉर्म के अगेंस्ट भी जाते हैं। अगर आप सिस्टम में कंफर्टेबल हैं, और याद रखिए कि परिवार, समाज, समुदाय, बिजनेसेस और वर्क प्लेसेस, गवर्नमेंट्स और कानून सभी एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम में कंफर्टेबल हैं और आपको इनइक्वालिटी नहीं दिखती है तो आप इनइक्वालिटी में कंफर्टेबल हैं। इक्वालिटी को सपोर्ट करना बहुत अनकंफर्टेबल काम है, लेकिन लोगों को अनकंफर्टेबल होना होगा, तभी इक्वालिटी आएगी। तो याद रखिए, इक्वालिटी की बात इसलिए करनी पड़ती है, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इनइक्वालिटी इंसान के अंदर नहीं बल्कि सिस्टम में होती है। सिस्टम कोई फैंसी दूर की चीज नहीं है, हमारे आसपास की सब चीजें सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टमिक होने की वजह से इनइक्वालिटी एक्सेप्शन नहीं, नॉर्म है। सिस्टमिक होने की वजह से इनइक्वालिटी गलत है, और सिस्टम्स इंसानों के बनाए हुए हैं, तो नेचुरल कह के इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करना भी गलत है। और क्योंकि इनइक्वालिटी सिस्टम में है, इक्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम के खिलाफ जाना पड़ता है। ये आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। मेरिटोक्रेसी, जस्टिस, फेमिनिज्म, प्रिविलेज जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स इक्वालिटी से के आइडिया से रिलेटेड हैं, लेकिन इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगर आपने इन विषयों के बारे में सोचा है तो इस एपिसोड की इक्वालिटी के डिस्कशन को ध्यान में रखकर फिर सोचिए और देखिए कि क्या आपका नजरिया कुछ बदलता है।
अब तक होपफुली आप मानते होंगे कि इक्वालिटी एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। मैंने हमेशा की तरह सरल बनाने की कोशिश की है, इसलिए अगर कोई सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस के विद्वान लोग यहाँ पहुंच जाएं तो भूल चूक माफ करें। धन्यवाद।